नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है शिक्षण के उपागम। तो ये जो शिक्षण के उपागम आप लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ये आपके हिंदी में भी काम आएंगे, गणित में भी काम आएंगे और पर्यावरण विषय में भी काम आएंगे। शिक्षण के उपागम प्रत्येक भाषा के लिए कॉमन होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का आप लोग। तो शिक्षण के उपागम शिक्षण के क्रियाकलाप के लिए एक दृष्टिकोण है, जिसे यह निश्चित होता है कि कौन से स्तर पर शिक्षण के कौन से तरीके अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। शिक्षण उपागम जो है वो क्रियाकलाप का एक दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि कौन से स्तर पर आपको कौन सा तरीका यूज करना है शिक्षण का, वही चीज़ कहलाती है आपकी शिक्षण उपागम। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए जो तरीके या फिर विधियां अपनाई जाती है, उनको हम संयुक्त रूप से शिक्षण के उपागम कहते हैं। शिक्षण का उपागम अर्थात शिक्षण की विधियां, ध्यान रखें आप लोग, एक ही बात है। उपागमों के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। आपको एक प्रश्न तो निश्चित है, मैक्सिमम 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, एक प्रश्न या 2 प्रश्न। एक प्रश्न तो 100% ही इस टॉपिक से पूछा जाता है निश्चित रूप से। तो आप लोग इस प्रश्न का जो टॉपिक है इसको आप मिस मत कीजिएगा। उपागम के प्रकार कई तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं उद्देश्य के आधार पर उपागम कितना प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारा हरवटी उपागम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद सेकंड हमारा है प्रयोजनवादी उपागम, तीसरा है हमारा चक्रीय उपागम, और चौथा है मूल्यांकन उपागम, और पांचवा है हमारा एनसीईआरटी उपागम, जिसको हम भारतीय उपागम के नाम से भी जानते हैं। इन पांचों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। इसके अलावा और भी उपागम हमारे, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर हमारा हर्वर्ट का उपागम, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक आप लोगों ने हर्वर्टीय विधि जो पढ़ी है उसको, एक ही बात है, हर्वर्टीय विधि पढ़ लो चाहे हर्वर्ट का उपागम पढ़ लो, एक ही बात है। तो हर्वर्टीय उपागम को हम हर्वर्ट की पंचपदीय विधि कहते हैं। इसको हम अमेरिकी उपागम भी कहा जाता है। अमेरिका उपागम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज है वो जॉन फेडरिक हर्वर्ट, ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने 1898 ईस्वी के अंतर्गत अमेरिका में इसका प्रतिपादन किया था। यह शिक्षण की सबसे प्राचीनतम पद्धति मानी जाती है। हार्वर्ड ने जब इस उपागम की खोज की थी तो उस समय पर पाठ योजना के 4 पद बताए थे। 4 पद कौन कौन से, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए प्रश्न कि मूल रूप से कितने पद हैं हार्वर्ड के उपागम में, तो ध्यान रखेंगे 4 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 5। इन पूरी विस्तार से मैं कहानी इसमें बता रहा हूँ। तो 4 पद मूल रूप से बताए थे। पहला था स्पष्टता, दूसरा था संबद्धता, तीसरा था व्यवस्था, और चौथा था विधि या प्रयोग, एक ही बात है। तो 4 पद बताए। इसके बाद में जॉन फेडरिक हार्वर्ट के शिष्य थे, ठीक है, 3 शिष्य थे इनके। एक का नाम था हार्वर्ट स्पेंसर, दूसरे का नाम था जिलर, और तीसरे का नाम था राइन। ये तीनों ही शिष्यों ने आकर के इसमें कुछ परिवर्तन किया, तो ध्यान रखने। और इन तीनों ही जो शिष्य थे इनके जो 3 चेले थे, इन्होंने 5 पद बनाए। इन चारों ही पदों से 5 पदों का निर्माण किया भाई। कौन कौन से किए, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले जिल्लर साहब, जिल्लर ने स्पष्टता के आधार पर, जो हार्वर्ड का पहला पद था स्पष्टता, उसके आधार पर 2 पदों का निर्माण किया। पहला पद बनाया प्रस्तावना और दूसरा बनाया प्रस्तुतिकरण, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। उसके बाद हार्वर्ट स्पेंसर, देखो हार्वर्ट स्पेंसर इनके शिष्य का नाम था, और इस उपागम के मूल जनक कौन थे? जॉन फेडरिक हार्वर्ट। थोड़ा सा अंतर याद रखना, दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हार्वर्ट स्पेंसर ने 3 पद जो बाकी के बचे थे जॉन फेडरिक हार्वर्ट के, उनको 3 पदों में निर्मित किया। 3 पदों से 3 ही पद बनाए। ये हमारा जो पद है ये हमारा जॉन फेडरिक हार्वर्ट का है, संबद्धता। तो इसका नाम दिया था उन्होंने तुलना। किसने? हार्वर्ट स्पेंसर ने। ये नया नाम आया तुलना।
उसके बाद व्यवस्था की जगह पर क्या नाम दिया, सामान्यीकरण या नियमनीकरण नाम दिया, और विधि या प्रयोग की जगह पर क्या दिया, प्रयोग ही नाम दिया। ये तो सेम रहा, एक ही बात है इसको, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद राइन साहब आते हैं। राइन भी जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के शिष्य थे। इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य में एक अन्य पद दिया जिसका नाम था उद्देश्य कथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि राइन के द्वारा प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इन दोनों पदों के मध्य में एक तीसरा अन्य पद नाम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कथन कहते हैं। ध्यान रखने आप। अब इस तरीके से कुल मिलाकर के बात आती है कि वर्तमान में हार्वर्टी उपागम के कितने पद बने थे, 5 पद बने थे। ध्यान रखना, 2 तो जिल्लर ने बताए और 3 हार्वर्ट स्पेंसर ने बताए। टोटल कितने हुए, 5। वो 5 पद ये हैं, ठीक है। पहला था प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, और चौथा पद है सामान्यीकरण या इसी को हम नियमनीकरण कहते हैं, और 5वां पद था प्रयोग। तो वर्तमान में ये याद रखने आपको 5 पद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इन 5 ही पदों में अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रस्तुतिकरण। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूं इस हार्वर्टी उपागम से संबंधित, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में 1960 ईस्वी तक दैनिक पाठ्य योजना का जो निर्माण होता था वो हार्वर्टीय विधि या हार्वर्ट के उपागम के आधार पर किया जाता था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि दैनिक पाठ्य योजना के जनक कौन है। दैनिक पाठ्य योजना के जनक हैं जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ट। और पूछा जाए कि इकाई पाठ्य योजना के जनक कौन है, तो इकाई पाठ्य योजना के जनक हैं एच.सी. मॉरिसन। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। क्लास अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे। 1960 तक जो पाठ्य योजना बनाई गई थी वो हार्वर्ट के उपागम के आधार पर बनी। उसके बाद 1961 ईस्वी में दैनिक पाठ्य योजना का जो निर्माण किया गया वो एनसीईआरटी या फिर भारतीय उपागम के आधार पर किया जाने लगा है। और आज तक जो दैनिक पाठ्य योजनाएं हमारी बन रही हैं उन सभी का निर्माण एनसीईआरटी उपागम के आधार पर किया जा रहा है। अब हार्वर्टी उपागम के गुण देखिए, इसकी क्या विशेषताएं थी। यह बाल केंद्रित विधि थी, बाल केंद्रित उपागम था। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षक की भूलों को कम करता है। इस उपागम के द्वारा क्रमिक ज्ञान दिया जाता है। तो ये हमारे हार्वर्टी उपागम की विशेषताएं हैं, गुण हैं इसके। अगर आपसे पूछे हार्वर्टी उपागम की कमी क्या थी, इसके दोष क्या थे, तो यह उपागम हिंदी विषय के लिए उपयुक्त नहीं था, सबसे बड़ी कमजोरी थी। यह एक निरश उपागम है, समय भी इसमें अधिक खर्च होता है, और इस उपागम के माध्यम से पढ़ाने में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, रस अनुभूति का अभाव पाया जाता है इसके अंदर। तो आपका हो गया हार्वर्टी उपागम। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं मूल्यांकन उपागम। देखिए, मूल्यांकन उपागम के जनक कौन है, प्रवर्तक हैं बी.एस. ब्लूम। ध्यान रखना, बी.एस. ब्लूम है, जिसका निर्माण 1956 में अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा, बी.एस. ब्लूम के द्वारा। इसमें सहयोगी कौन थे, एच.सी. मॉरिसन और हार्वर्ट स्पेंसर। इन्होंने भी इस मूल्यांकन उपागम में अपना सहयोग किया। इस मूल्यांकन उपागम का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो बौद्धिक विकास पर बल देना, बौद्धिक विकास करना इस मूल्यांकन उपागम का उद्देश्य था। बी.एस. ब्लूम ने व्यवहार परिवर्तन के 3 भाग बताए, 3 भाग बताए थे। ध्यान रखना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे इसको लेकर के। तो पहला जो भाग बताया वो था ज्ञानात्मक, दूसरा था क्रियात्मक, और तीसरा था भावात्मक। क्लास अगर अच्छी लगे ना दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करके बताना बिल्कुल, और लाइक जरूर ठोकना। मूल्यांकन उपागम जो हम पढ़ रहे हैं इसके पद कितने हैं, 6 पद हैं। ध्यान रखना आप लोग, कौन कौन से पद हैं। देखिए, ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये हमारे क्या हैं, 6 पद हैं इसके मूल्यांकन उपागम के, अच्छे से याद रखना। तीसरा उपागम आता हमारा चक्रीय उपागम। चक्रीय उपागम के प्रतिपादक कौन है, एच.सी. मॉरिसन। और इस उपागम का प्रतिपादन किया था मॉरिसन ने 1926 में कनाडा के अंतर्गत। इस चक्रीय उपागम का एक ही उद्देश्य था, इकाई योजना का निर्माण करना और उसका संचालन करना। इसलिए ही तो इकाई योजना के जनक कौन है, एच.सी. मॉरिसन है। ध्यान रखना, इकाई योजना के जनक कौन है, एच.सी. मॉरिसन है। और दैनिक पाठ्य योजना के जनक कौन है भाई, याद रखना,
जॉन फेडरिक हर्बर्ट है। अध्यापक के द्वारा एक चक्रीय योजना की प्रस्तुति दी जाती है। अध्यापक के द्वारा एक चक्रीय योजना जो है वो बनाई जाती है। अब आपको चक्रीय उपागम के क्या रखने, चरण याद रखने। सोपान क्या है इसके, 5 सोपान है साथियों। पहला सोपान है खोज करना, अन्वेषण करना यानी खोज करना। दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। तीसरा सोपान था आत्मीकरण, जिसको हम स्वांगीकरण भी कहते हैं। और चौथा स्टेप है इसका व्यवस्था या संगठन करना। और पांचवा है हमारा व्याख्या करना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है, चक्रीय उपागम और हर्बर्ट का जो उपागम है उसमें कौन सा पद कॉमन है, तो ध्यान रखना प्रस्तुतिकरण कौन कॉमन है भाई, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा चौथा है प्रयोजनवादी उपागम। इसका सूत्रपात 1918 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कहीं भी मिस्टेक होना तो आप लोगों को मैं सूचित कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, चिंता मत कीजिएगा। हालांकि कोई गलती तो नहीं है, पर होगी बाई चांसली हो भी जाए तो आप निश्चिंत रहें। प्रयोजनवादी जो उपागम है इसका सूत्रपात अमेरिका में 1918 में हुआ था। सबसे पहले प्रयोजनवादी जो उपागम है इसका विचार किसके मन में आया, जॉन डीवी के मन में आया। आपने पढ़ा होगा प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड वही है प्रयोजनवादी उपागम, एक ही बात है। तो सबसे पहले प्रयोजना विधि या प्रयोजन जो शब्द है इसका जो विचार मन में आया था उपागम का, वो आया था जॉन डीवी के मन में। और इस प्रयोजनवादी उपागम के जनक कौन है, ये दिया किसने था, किलपैट्रिक ने दिया था, विलियम किलपैट्रिक। ये विलियम किलपैट्रिक कौन थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। शिष्य थे कौन भाई, किलपैट्रिक शिष्य थे जॉन डीवी के। इस प्रयोजनवादी उपागम का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। मेरे पास डिजिटल पैनल तो नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। प्रयोजना जो है साथियों वो 4 प्रकार की होती है, मूल रूप से 4 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली है सृजनात्मक या रचनात्मक परियोजना। दूसरी है समस्यात्मक परियोजना। तीसरी है आनंदात्मक परियोजना। और चौथी है हमारी अभ्यास परियोजना। 4 प्रकार की परियोजना है। अब आपसे परियोजना उपागम के चरण पूछे या विधि के चरण पूछे, एक ही बात है। उपागम का सीधा सीधा अर्थ है विधि, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो इस उपागम के चरण कितने हैं, 6 चरण हैं। पहला है कि परिस्थिति का निर्माण करना, बच्चे के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करो। दूसरा है प्रयोजना का चुनाव करना, आपने जो प्रयोजना दी है उसका चुनाव करना है। बहुत सारी प्रयोजना बच्चे के सामने आप देंगे तो उसका चुनाव करेंगे। प्रयोजना की फिर रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद प्रयोजना का क्रियान्वयन करेंगे, उसके बाद प्रयोजना का मूल्यांकन करेंगे, और सबसे अंत में प्रयोजना का लेखा जोखा रखेंगे यानी निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। अब प्रयोजनवादी उपागम के गुण देखिए। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक उपागम है। यह भैया करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोजनवादी जो उपागम है यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, बच्चा स्वयं करके सीखता है। यह छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास भी करता है। यह रटंत प्रणाली का विरोध करती है। यह विधि, यह उपागम रटंत प्रणाली को निषेध करता है, रोकता है। विद्यार्थी स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके दोष देखेंगे। प्रयोजनवादी उपागम के दोष देखेंगे तो यह एक अत्यंत लंबी विधि है। इसमें समय और धन दोनों की खपत ज़्यादा होती है। इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव पाया जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए विधि अनुपयोगी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा 5वां एनसीईआरटी उपागम, जिसको हम भारतीय उपागम के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतिपादन 1961 में किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। इसका एक ही काम है कि पाठ्य योजना का निर्माण करना। अब वर्तमान में जो पाठ्य योजना बनाई जाती है ना, वो सभी के सभी एनसीईआरटी उपागम के आधार पर बनती हैं। इस एनसीईआरटी उपागम जो है हमारे, इसके 3 चरण हैं। 3 चरण कितने हैं, 3। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रक्रिया प्रोसेस जिसको बोलते हैं, और तीसरा है प्रदा यानी आउटपुट। तो इनपुट हमारा पहला है, दूसरा है प्रोसेस, ठीक है भाई, और तीसरा है हमारा आउटपुट। ओके, ये 3 चरण है इसके, अच्छे से याद रखना।
नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी उपागम में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो हमारा आउटपुट पर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्तर के आधार पर शैक्षिक उपागम कितने प्रकार का है। तो स्तर के आधार पर 3 प्रकार के उपागम होते हैं। यहाँ से 101% प्रश्न आता है भाई, अच्छे से याद रखना। तो प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो हमारा उपागम बनाया गया था वो बनाया था हर्बर्ट साहब ने। इसके प्रवर्तक कौन है? प्राथमिक स्तर का जो उपागम है वो हर्बर्ट ने दिया था, और इसका आधार था कि स्मृति के आधार पर हर्बर्ट ने ये उपागम बनाया प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। इस उपागम में रटने की पद्धति पर जोर दिया गया। इसे निम्नतम उपागम स्तर भी कहते हैं, और यह शिक्षण का पहला स्तर माना जाता है। शिक्षण का पहला स्तर कौन सा है भाई? याद रखना, यही है प्राथमिक स्तर का। तो आपको अब याद क्या रखना है इसके अंदर? सबसे पहले याद रखना है कि प्राथमिक स्तर के आधार पर जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया। किसके आधार पर दिया? स्मृति के आधार पर। यहाँ से यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि स्मृति के आधार पर उपागम किसने दिया? प्राथमिक स्तर पर हर्बर्ट ने दिया, रखना। उसके बाद है हमारा माध्यमिक स्तर पर दिया था मॉरिसन ने। किसने दिया? एच.सी. मॉरिसन ने। और इन्होंने बताया था भाई कि बोध के आधार पर मॉरिसन ने माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए ये उपागम दिया। इसको हम अवबोध या फिर समझाकर पढ़ाने की प्रणाली पर बल देते हैं। यानी कि ये उपागम कहता है कि बच्चों को समझा करके पढ़ाया जाए, और इस उपागम को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। बोध स्तर, द्वितीय स्तर या मध्य स्तर उपागम भी कहा जाता है। उसके बाद है उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए बात करें तो हंट साहब ने इसका प्रतिपादन किया, जिसका आधार बनाया गया था चिंतन को। तो चिंतन के आधार पर जो उपागम दिया वो दिया हंट ने। इन्होंने चिंतन करके बच्चों को पढ़ाने पर बल दिया, और इस उपागम को हम कई नामों से जानते हैं साथियों, जैसे चिंतन का स्तर, अंतिम स्तर, तृतीय स्तर और सर्वोच्च स्तर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं शासन प्रणाली के आधार पर उपागम कितने प्रकार के हैं। तो शासन प्रणाली के आधार पर 3 प्रकार के हैं। देखो, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा उपागम से संबंधित, मेरी गारंटी है चीज़ की। तो पहला है इसमें शासन के आधार पर, पहला है शिक्षक केंद्रित उपागम, जिसको हम प्रभुत्वकारी उपागम के नाम से भी जानते हैं। इस उपागम में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है तथा बालक की भूमिका गौण होती है। यह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि भाई प्रभुत्ववादी है, केवल शिक्षक ही सक्रिय होता है। प्रभुत्ववादी, राजतांत्रिक, निरंकुशवादी उपागम आदि नामों से जानते हैं। आपको याद रखना है, शिक्षक केंद्रित जो उपागम है इसको हम प्रभुत्वकारी उपागम कहते हैं, मनोवैज्ञानिक उपागम कहते हैं, राजतांत्रिक कहते हैं, निरंकुशवादी उपागम आदि नामों से जाना जाता है। सेकंड है हमारा शासन प्रणाली के आधार पर कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम। ये वाला बेस्ट है। इसमें बालक की भूमिका मुख्य होती है। इस उपागम में शिक्षक केवल मार्गदर्शन व सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। इसमें बालक स्वयं अपने प्रयासों से करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इस उपागम को हम मनोवैज्ञानिक उपागम, हस्तक्षेप रहित उपागम तथा बाल केंद्रित उपागम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा प्रजातांत्रिक उपागम। इस उपागम में शिक्षक और बालक दोनों के मध्य में अंत्यक्रिया होती है, इसलिए इसे अंत्यक्रियात्मक उपागम तथा लोकतांत्रिक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में शिल्प के आधार पर उपागम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। शिल्प के आधार पर भी 2 प्रकार का है। पहला है कठोर उपागम और दूसरा है मृदु उपागम। कठोर उपागम को भी हम कई नामों से जानते हैं, हार्डवेयर उपागम या मशीनरी उपागम कहते हैं, और मृदु उपागम को हम सरल उपागम या सॉफ्टवेयर उपागम भी कहा जाता है। याद रखना है इनको। संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर उपागम 3 प्रकार के हैं, औपचारिक उपागम, अनौपचारिक उपागम और हमारा निरौपचारिक उपागम। ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो ये आपके उपागम होते हैं, इनसे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? इन नोट्सों को आप लोग अपने पास मंगवा लीजिए, इसकी PDF को।
इस PDF का चार्ज आपके लिए केवल 99 रुपये है और व्हाट्सअप पे आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, इसी नंबर पर आप पेमेंट करें। ठीक है, केवल नोट्स लेने वाले विद्यार्थी ही संपर्क करें, फालतू में आप परेशान नहीं करें तो बेटर होगा। बाकी क्लास आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।